जब आदरणीय धर्मपाल जी के शताब्दी वर्ष की बात चल रही थी तो हम सब लोग विचार कर रहे थे। आदरणीय राम बहादुर राय जी के नेतृत्व में राजीव जी थे, पवन जी थे, महेश शर्मा जी थे। तो हम सब लगातार विचार कर रहे थे कि धर्मपाल जी के बारे में उनके शताब्दी वर्ष में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आया कि धर्मपाल जी दरअसल हैं क्या। वो क्या एक व्यक्ति मात्र हैं जो जो हमारे बीच अब नहीं है और उनके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और क्या सिर्फ उतना ही धर्मपाल जी का हमारे साथ संबंध है, या भी कुछ पुस्तकें हैं जो 10-12 पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं जो यत्र तत्र सर्वत्र पढ़ी समझी गुनी सुनी बुनी जाती हैं, या फिर धर्मपाल एक विचार है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आरूढ़ हो रहा है, आरूढ़ होने की आवश्यकता भी बताता है, और या फिर धर्मपाल कुछ प्रश्न हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं और जिसका उत्तर ढूंढा जाना चाहिए। तो जब हम इन सारी बातों पर मंथन कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि शायद जो अंतिम विकल्प है वो सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है, क्योंकि धर्मपाल जी कोई राजनीतिक नेता नहीं है जिनके पुतले लगा के उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा सके, या जिनके बारे में कहीं कोई फेलोशिप या पुरस्कार की घोषणा करके कर्तव्य की इतिश्री की जा सके। धर्मपाल जी उस तरह का सिर्फ चिंतन भी नहीं है जिसे फोटो में माला लगाकर रोज पूजा आरती करके उसे अपने आप को संतुष्ट किया जा सके। दरअसल धर्मपाल जी उसके कहीं आगे हैं, और जो कुछ प्रश्न धर्मपाल जी उस वर्ष अपने अपने जीवन काल में पूछते थे, उनमें से बहुत सारे प्रश्न उससे कहीं बड़ा आकार लेकर हमारे सामने आज खड़े हैं और अनुत्तरित हैं। तो क्या जरूरी नहीं कि हमें उन प्रश्नों को के उत्तर खोजने की तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहिए? क्या जरूरी नहीं कि हम ये सोचें कि आज अगर धर्मपाल जी होते और आज से 25 साल बाद अगर धर्मपाल जी होते तो वो कैसे भारत के बारे में सोच रहे होते, कैसे भारत की कल्पना कर रहे होते। तो इन सब बातों का जब लगातार मंथन किया तो ये विचार बना कि क्या हम धर्मपाल जी के विचार को लेते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे साकार करते हुए कुछ ऐसी विचार श्रृंखला, कुछ ऐसे वर्कशॉप, कुछ ऐसी चिंतन गोष्ठियां करें जहां पर देश के अलग अलग कोने से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, जरूरी नहीं कि वो धर्मपाल जी के साहित्य को जानते ही हों, फिर भी कहीं न कहीं भारतीयता के अस्तित्व और भारतीयता की मूल भावना से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हों, क्या वे साथ आकर बैठकर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि धर्मपाल जी ने भारतीय चित्रमानस में जो उनका पहला विभाग है उसका तीसरा चैप्टर है, वो कहता है महत्व सही जवाब का नहीं है, महत्व सही सवाल का है। तो हम ये भी तो सोचे कि क्या हमारे मन में सही सवाल उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। जवाब तो हम बाद में खोज लेंगे, लेकिन अगर हमारे मन में सही सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, अगर हम सही सवालों की ओर ही नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर शायद हम किसी एक बहुत बड़े भ्रम में हैं, अपने भुलावे में हैं, अपने आप को कहीं यूं ही संतुष्ट करने की चेष्टा में बैठे हैं। तो इस दृष्टि से जब बहुत सारी बातों का विचार हुआ तो हमने सोचा कि 4 ऐसी श्रृंखलाएं, 4 कार्यशालाओं की एक श्रृंखला हम करें, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा ढोल ढमाका पीटने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बैठकर शांत चित्त से, जैसे कि आज की दुनिया में दुर्लभ है, वो शांत चित्त सब लोग यहाँ बैठकर एक बार एक छत के नीचे चिंतन मनन करें। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हों जिन्होंने धर्मपाल जी के साथ काम किया है, उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ संवाद किया है, कई बार उनके साथ विवाद भी किया है। ऐसे भी लोग हों जिन्होंने धर्मपाल जी को एक विद्यार्थी की तरह पढ़ा है, जाना है, देखा है, सीखा है, समझा है। और कुछ लोग ऐसे भी हों जो नई पीढ़ी के हों, जो धर्मपाल जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, फिर भी जानने की चेष्टा करने के लिए उत्सुकतावश यहाँ आने के लिए प्रेरित हो सके। और विशेष रूप से हमारा ध्यान इस पर केंद्रित था कि ऐसे विमर्श अक्सर ऐसे लोगों तक सीमित हो जाते हैं जिनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त वर्ष का समय नहीं बचता। तो कोशिश हम करें कि इस विमर्श में हम ऐसे लोगों को भी बुलाएं जिनके पास कार्य करने का पर्याप्त समय भी है। संयोग से पूरा देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, और जब आज़ादी के 75 साल मना रहा है तो ये 75 साल 100 साल की ओर इशारा करते हुए 75 साल है। बार बार कहा जाता है कि 2047 का भारत कैसा होगा, लेकिन 2047 के भारत की चिंता करने की जो सारी जिम्मेदारी है वो उन लोगों ने उठा रखी है जो शायद 2047 तक बचे ही नहीं, और या बचे तो ऐसे बचे जो न बचने के बराबर हों। तो कौन चिंता करेगा 2047 के भारत की?
2047 के भारत की चिंता उसे करनी है जिसे दरअसल 2047 में भारत की बागडोर संभालनी है। उसे जानकारी लेनी है कि 2047 में भारत कैसा होगा। एक छोटा सा वाकया है, एक सज्जन ने मकान बनाया और मकान बनाया और इतना मजबूत बनाया कि बहुत ही मजबूत बनाया, और उन्होंने जो फर्नीचर लिया वो प्योर टीक का लिया, सागौन का लिया, और उन्होंने कहा कि साहब मैंने ऐसा मकान बनाया है जो अगले 100 साल तक टूटेगा ही नहीं, और ऐसा फर्नीचर है जो अगले 100 साल तक खराब ही नहीं होगा। मेरे बच्चे मुझे दुआएं देंगे। मैंने कहा वो बच्चे आपको गालियां देंगे। मकान ऐसा होना चाहिए जो 10-20 साल में टूट जाए ताकि बच्चे अपने हिसाब से उसे बना सकें। फर्नीचर ऐसा हो, आज आप फर्नीचर जिसे आप आराम कुर्सी कहते हैं, कल को हो सकता है आपके घर में एक नई तरह का फर्नीचर देखने की जरूरत पड़े। कल ही मैं एक एक कहीं गोष्ठी से लौट रहा था और मुझे एक बहुत सुंदर संदर्भ याद आ गया। मुझे मेरे मन में एक बड़ी अजीब सी कल्पना है, मैं बोलने में मुझे कोई आश्चर्य मतलब कोई दुख भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ मैं एक जिस दायित्व में हूँ वो प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों दायित्व है। इसलिए जब प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों दायित्व होता है तो शैक्षणिक दायित्व एक कोने में बेचारा उपेक्षित सा रह जाता है और प्रशासनिक दायित्व अपना आकार बड़ा करते हुए आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो मेरे मन की बड़ी एक सुप्त इच्छा है कि ऐसा कोई रिसर्च सेंटर हो जहाँ के कोई कोने में मैं बैठा हूँ आराम कुर्सी पर पैर फैला के, और कोई दूर से कहे वो देखो वो सच्चिदानंद जोशी नाम का प्राणी वहां पर बैठा हुआ है। उस तरह का मैं स्कॉलर बनना चाहता हूँ। कल्पना आराम कुर्सी की है, और अचानक मुझे लगा कि हमारे घरों में पहले आराम कुर्सियां होती थीं। आजकल चूंकि हमारे जीवन में आराम ही नहीं है, इसलिए आराम कुर्सियां हमारे घर से नदारद है। संदर्भ इस बात का है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई पीढ़ी को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, इसको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए ये विमर्श सिर्फ उन लोगों तक ही संक्षिप्त न रहकर जिनके पास अब कार्य करने के लिए बहुत अधिक वर्ष नहीं बचे हैं। हमने चेष्टा की है कि हम प्रयास पूर्वक ऐसे लोगों को बुलाएं जो यहाँ से प्रेरणा लेकर आगे आने वाले 20, 25, 50 वर्ष में ऐसा कोई प्रभावकारी कार्य कर सके जो दरअसल धर्मपाल जी के सपनों के भारत को कहीं बुनने की चेष्टा करता हो। सारी चीजें एकदम संभव नहीं होती, सारी चीजों को एकदम संभव होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें से बहुत कुछ जो संभव हो सकता है वो प्रयास हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता इसलिए कुछ नहीं करेंगे, इस चेष्टा से हम काम करने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा बहुत हम कर पाए, इस चेष्टा से अगर हम बाहर निकलेंगे तो शायद बहुत कुछ संभव है कि हम फर्क ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर परिवर्तन लाना है, फर्क लाना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मसूरी में जाकर पवन जी जो कर सकते हैं, या जबलपुर के पास आशीष गुप्ता जो कर सकते हैं, वो एक या दो या चार लोग मिलकर भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़े एक मजमे की, बहुत बड़े हुजूम की जरूरत नहीं है। संकल्प की जरूरत है। विचार के ऊपर अपने आप को मजबूती से रोकने की जरूरत है, और उस विचार के अंदर अपने विश्वास को आरोपित करने की जरूरत है। अगर सब लोग साथ बैठेंगे तो विचार कहीं ना कहीं आरोपित होगा, कहीं ना कहीं अपने साथ जाएगा। तो इस दृष्टि से जब हम भारतीय चित्त और मानस की बात करते हैं, जो धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में कहा है, वो अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर बात जो पहले भाग में कहते हैं, जहां वो गांधी जी से कल्पना करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जीवन में नया संतुलन बनाने गांधी को भेजा है। ऐसा लोगों ने उस वक्त सोचा जब उन्होंने कल्पना की, क्योंकि भारतीय हमेशा अवतारी पुरुषों में विश्वास करते हैं। तो उनको लगता है कि हमारी जीवन को सुधारने के लिए निश्चित तौर पर कोई अवतार जन्म लेगा और वो अवतार हमारा जीवन सुधारेगा। तो ऐसा उन्होंने कहा, और इसलिए जब गांधी आए तो लोगों ने गांधी को भी अवतारी पुरुष की तरह देखा, और गांधी जी ने भी अपने साथ भारतीय समाज को, भारतीय जीवन को कहीं ना कहीं दासता से मुक्त कराने का प्रयास किया। लेकिन जीवन में संतुलन ढूंढने की चेष्टा में गांधी जी भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि अगर 1948 के बाद गांधी जीवित रहते तो भी इसको संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ और ही प्रयत्न कर पाते, क्योंकि वो भारतीय जीवन में संतुलन देखना चाहते हैं। प्रश्न उठता है, क्या हम आज भी उस संतुलन को कहीं खोज पा रहे हैं? ये प्रश्न हमारा है। हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, ये प्रश्न समाज से भी पूछना है कि क्या वो संतुलन हमारे पास कहीं निकट है, या हम उस संतुलन के लक्ष्य से और अधिक दूर हो गए हैं। 3 शब्द हैं, विकास, उन्नति और प्रगति।
आज आप सामान्य बोलचाल की भाषा में, और मैं सामान्य बोलचाल जब कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट में भी इन तीनों शब्दों के बीच का अर्थ समझने की अभी भी कोई चेष्टा नहीं करता। बहुत सारे लोगों के लिए डेवलपमेंट ग्रोथ एक ही है, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट एक ही है। विकास, उन्नति और प्रगति के बीच में बहुत अधिक फर्क नहीं कर पाते। तो हम जो 75 वर्ष से जो भारत के बारे में देख रहे हैं वो दरअसल है क्या? वो विकास है, वो उन्नति है, वो प्रगति है, या वो कुछ भी नहीं है? इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन शब्दों की व्याख्या करना, इन शब्दों के सही अर्थों की पड़ताल करना कहीं ना कहीं धर्मपाल जी ने भी अपने लेख में, अपने आलेखों में, अपने चिंतन में हमें प्रेरित किया है। एक और बात है, अभी 2-4 दिन पहले कहीं एक विमर्श में पूरी भारतीय अवधारणा की बात हो रही थी, और उस पूरी भारतीय अवधारणा से लगभग एक शब्द गायब था, जिस शब्द पे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो शब्द था संतोष। तो कहीं प्रगति या विकास और संतोष के बीच में कोई तालमेल है या नहीं है? और भारत का जो मूल मंत्र है वो कहीं संतोष से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? अगर जुड़ता नहीं है तो फिर साईं इतना जीजिए ढामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, किस धरती से उपजा हुआ मंत्र है? इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये विकास और संतोष, इसके बीच का कहीं कोई समीकरण हम इतने वर्षों में बैठा पाए हैं क्या? उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और इसके साथ ही विकास हो तो किसका विकास हो, व्यक्ति का विकास हो या तंत्र का विकास हो, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि तंत्र विकसित हो जाता है और व्यक्ति उस विकास से अछूता रह जाता है। ये तो वैसा ही हो गया कि व्यक्ति नदी में डूब भी गया है लेकिन फिर भी सूखा का सूखा बाहर आ रहा है। कबीर की उलटबाजी में तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई नदी में जाए, तैरे और सूखा 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 बाहर हो जाए, ऐसी विसंगति सिर्फ हमारे तंत्र में ही देखी जा सकती है। क्योंकि जब तंत्र विकास करता होता है तो व्यक्ति उस विकास से अछूता रह जाता है। तो प्रश्न ये भी है कि हम किस विकास की बात कर रहे हैं, व्यक्ति के विकास की या तंत्र के विकास की? इसी तरह तीसरा प्रश्न होता है कि विकास किसका? विकास सरकार का या विकास समाज का? समाज आधारित विकास या सरकार आधारित विकास? सरकार से मेरा आशय किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार से नहीं है। सरकार से मेरा आशय उस पूरे ढांचे से है जो ढांचा हमारे इर्द गिर्द बुना जाता है। इसके साथ ही लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लोक की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आदरणीय कपिल तिवारी जी जैसे विद्वान यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं लोक शब्द की और अधिक व्यापक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सारे शास्त्रों में लोक का जो अर्थ है वो दरअसल बिल्कुल बहुत अलग संदर्भों में लोक का अर्थ है। और उस लोक के अर्थ से क्या सचमुच हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं संचालित होता है, ये भी प्रश्न हमारे सामने आना चाहिए। और इसलिए जब हम देखते हैं कि लोक तंत्र में लोक की भागीदारी कहाँ तक सीमित है, जिस प्रश्न को इस पुस्तक में भारतीय चित्तमानस काल में धर्मपाल जी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भों से उठाया है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में हमारी बात को समझने की जरूरत है। जैसे एक प्रश्न जब उन्होंने काल की गणना के बारे में उठाया, तो आज भी ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आज भी भारत 3 या 4 शताब्दियों में जी रहा है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा एक समय में कि भारत अभी भी 17वीं या 18वीं शताब्दी में जी रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भी एक लंबा वक्फा गुजर गया है। आज हम सोचें तो पता सकते हैं कि क्या अभी भी कोई भारत है जो 16वीं 17वीं शताब्दी में जी रहा है, जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा था? या एक भारत और भी है जो राजीव गांधी की परिकल्पना के अनुसार 21वीं शताब्दी में पहुंच गया है? या एक और भारत है जो 22वीं शताब्दी में भी चला गया है, सबको पीछे छोड़ता हुआ? और ये सारे भारत एक समय में, एक ही काल में, एक साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम किस भारत को अपने साथ लेकर जाएंगे, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो कौन सा भारत है जो मेरे साथ जाने वाला है? 16वीं 17वीं शताब्दी वाला भी भारत है, उसे भी मुझे अपने साथ ले जाना है। और 22वीं शताब्दी में जो भारत पहुंच चुका है उसकी भी बागडोर कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेकर उसे भी थामना पड़ेगा कि सबको साथ लेके चलो। ये भी एक प्रश्न है जिसको हमें देखना पड़ेगा। एक और बात भी है कि क्या अभी भी कहीं हमारे जीवन में भारतीयता का, यानी भारत का कहीं ना कहीं मानस हमारे अंदर बचा है, या हम भी पूरे के पूरे ग्लोबल सिटीजनशिप के दायरे में आ गए हैं? अपने आप को वैश्विक नागरिक कहलाने में हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे आज चाइना और भारत के बाद
तीसरा एक देश है जो सबसे ज्यादा आबादी लिए हुए है। वो देश कौन सा है आप जानते हैं? वो देश फेसबुक का देश है, जिसकी आबादी 70 करोड़ से ज्यादा है। और उस फेसबुक के देश पे लोग आपस में ज्यादा 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 जल्दी से संवाद करते हैं बनिस्बत भारत के किसी व्यक्ति से। लेकिन उस देश का चित्त और हमारे भारत के चित्त में क्या फर्क है, और उस देश के चरित्र और हमारे भारत के चरित्र में क्या फर्क है, और हम फिर किस मानस की बात कर रहे हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। जब मार्शल मैक्लुहान ने कहा कि ये दुनिया एक ग्लोबल कम्युनिकेशन विलेज है, तो हमने उस गांव की अवधारणा में हमारे भारत के गांव की अवधारणा को कहीं जोड़ के देखा है क्या? या हम उस ग्लोबल कम्युनिकेशन विलेज की अवधारणा में अपने आप को इतना संतुष्ट और इतना प्रसन्न पाते हैं कि हमें अपने भारत के गांव की अवधारणा की तरफ देखने की चिंता भी नहीं होती, जबकि करनी चाहिए। धर्मपाल जी ने जिस वक्त लिखा, उस वक्त भारत का 80% गांव, भारत की आबादी का 80% गांवों में बसता था। हमने भी हमारे बचपन में यही पढ़ा था कि भारत का 80% आबादी गांव में बसती है। लेकिन आज जब आप डेमोग्राफिकल चेंजेस देखते हैं, हम में से बहुत सारे विद्यार्थी डेमोग्राफी के होंगे, आज की जो आप सेंसस के स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो वह 80% नहीं रहा, वो 60% हो गया है। हो सकता है वो घट के 55% हो जाए अगर 2021 का सेंसस आए। तो इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने जिस तरह से हमारे गांवों को लीला है, और सिर्फ हमारे गांवों को नहीं लीला, हमारी अपनी अस्मिता को लीला है, हमारी परंपराओं को लीला है, हमारे अपने वैभव को लीला है। तो उस सारी बातों की चिंता कौन करेगा? वो हमारे चित्त में कहाँ है, वो हमारे मानस में कहाँ है, वो हमारे संस्कार में कहाँ है, वो हमारी संस्कृति में कहाँ है? इन प्रश्नों के भी उत्तर हमको खोजने पड़ेंगे। आज शहरों की भी अगर बात करें, रैपिड अर्बनाइजेशन की भी अगर बात करें, तो आज सारे शहर एक जैसे ही नजर आते हैं। कोई फर्क नहीं है बेंगलोर और चेन्नई में, कोई फर्क नहीं है बनारस और इलाहाबाद में। कुछ दो चार गलियां छोड़ दी जाएं तो सारे शहर एक जैसी ही शक्लें अख्तियार करते चले जा रहे हैं। यानी हमने वहां भी अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को कहीं खोने की संकट की ओर अपने आप को प्रेरित कर दिया है। लेकिन ये रैपिड अर्बनाइजेशन क्या सचमुच हमारे भारतीय चरित्र को, भारतीय संस्कार को भी मार रहा है? इसके बारे में व्यापक प्रश्न उपस्थित होना चाहिए। तो जब हम कम्युनिकेशन और खासकर ग्लोबल कम्युनिकेशन विलेज की बात करें, तो क्या हम उस विलेज को भी कहीं ना कहीं हमारे दायरे में रखें, जो विलेज सच में भारत को प्रदर्शित करता है? इस चिंता पर भी जाना चाहिए। एक और बात उन्होंने कही थी जो परा और अपरा के बारे में थी, और उस रोचक कहानी को निश्चित तौर पर आपको समझना चाहिए, बहुतों ने पढ़ी भी होगी वो कहानी। कि जब उन्होंने कहा कि हमारे भारत में जो जाति है, वर्ण व्यवस्था है, और उसको लेकर जो अलग तरह के विमर्श हैं, उस विमर्श में हम ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति के जो वास्तविक कार्य हैं, जो उसकी गुणवत्ता के आधार पर, जो उसके समर्पण के आधार पर होते हैं, उसके बारे में कोई ठोस चिंतन नहीं होता। हम में से बहुत लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। एक ऋषि थे जो बहुत तपस्या कर रहे थे, कड़ा तप कर रहे थे, और तप करने के बाद देखा तो उनके ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दी। तो उन्होंने गुस्से से उस चिड़िया को देखा तो वो चिड़िया जल गई। तो उनको लगा उनकी तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि उनके तप में उतना तेज आ गया है। उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी। वो गांव में गए, एक दरवाजा खटखटाया, अंदर गृहिणी ने कहा कि मैं आ रही हूँ। इनको भूख बहुत लगी थी। गृहिणी ने अपना घर का काम निपटाया और आई। जब आई तो उनको बहुत गुस्सा आया कि मैंने बुलाने पर भी ये नहीं आई। तो उन्होंने क्रोध से उसे देखा, लेकिन वो गृहिणी जली नहीं। और गृहिणी ने कहा कि मैं अपना घर का काम निपटा रही थी, ये मत समझना कि मैं चिड़िया की तरह जल जाऊंगी। तो ऋषि को दो आश्चर्य हुए। उसने कहा इतनी देर मैंने तप किया और एक चिड़िया को जलाने के बाद मेरा तप ही नष्ट हो गया, और इस गृहिणी को कैसे मालूम पड़ गया कि मैंने उस चिड़िया को जला दिया था? तो गृहिणी ने कहा कि तुम जाके उस कसाई से अपने प्रश्न का उत्तर पूछो। और तब कसाई ने कहा था कि जो व्यक्ति तन्मयता से कार्य करता है वे सारे कार्य महान हैं। फिर वह चाहे वेद पाठ हो, चाहे वो तुम्हारा तप हो, चाहे वो उस स्त्री का गृह कार्य हो, या मेरा कसाई का काम हो, तन्मयता से कार्य करना है। इसमें कोई वर्ण व्यवस्था, इसमें कोई ऊंच नीच, इसमें कोई भेदभाव, इसमें कोई छोटा बड़ा, ऐसा भारत का दर्शन। और उस भारत के दर्शन से आज हम कहाँ आ गए हैं? आज हम 4 वर्ण से न जाने कितने वर्णों में बट गए हैं। आज हमने जाति, संप्रदाय, समुदाय के कितने विभेद पैदा कर दिए हैं। और ये सारे विभेद पैदा करने के बाद भी हम भारत की एकता के लिए
ऐसे सूत्रों को गढ़ते चले जा रहे हैं जिससे वो एक नहीं होने वाले। हमें इसमें चिंतन करने की जरूरत है कि भारतीय एकता का सूत्र क्या है, क्योंकि वो भारत की विचार परंपरा में कहीं है, भारत के दर्शन में कहीं है, भारत की मूल अवधारणा में कहीं है, भारत के मूल अधिष्ठान में है। उस अधिष्ठान को खोजने की आवश्यकता है। तो वो अधिष्ठान कौन खोजेगा, कैसे खोजेगा, कब खोजेगा और कहाँ खोजेगा, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमें हमारे साथ में यहाँ एक साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ये 4 वर्कशॉप्स का एक समूह है। हमारा प्रयास ये है कि इन चारों वर्कशॉप्स में और मुक्त चिंतन में जो भी विचार आए उन सबको डॉक्यूमेंट करेंगे। आदरणीय पवन जी के मार्गदर्शन में हम उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे, आपके सारे विचारों को भी, और उसको संपादित करके शायद एक नया विमर्श जो भारत के आने वाले समय के लिए एक मानक ग्रंथ हो, एक ऐसा विमर्श हम यहाँ तैयार करें। इस दृष्टि से आप सब लोगों को हमने यहाँ कष्ट दिया है, आप यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम सब मिलकर भारत को परम वैभव की ओर ले जाएं। हमारा संकल्प भारत को परम वैभव की ओर ले जाने का हो। इस दृष्टि से ये हमारा जो प्रयास है वो सफल हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मुनि श्री क्षमा सागर जी की एक बहुत सुंदर सी कविता है, अगर मैं उसको सही पढ़ पा रहा हूँ तो, घर से निकल आए हो, सब पूछते हैं कहाँ हो, किधर जाना है, कैसे बताऊं मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो लौटकर अपने पास आना है। तो हम सब अपने पास आने की कोशिश में हैं, अपने भारत के पास आने की कोशिश में हैं, और धर्मपाल जी के आशीर्वाद से हमें इसमें यश प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।